हेलो स्टूडेंट, अपनी जर्नी को आज आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास वो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे पास जो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है वह है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज ए इर्रेशनल नंबर। मुझे प्रूव करना है कि जो अंडर रूट 5 है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम ना जो चीज प्रूव करनी है उसका उल्टा लेके चलेंगे। जैसे देखिए हम क्या लिखेंगे कि लेट अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर। हम मान लेते हैं कि जो अंडर रूट 5 है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो लेट अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कौन होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं और उसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए और वो आपस में जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि उनमें आपस में जो एचसीएफ है उनका 1 होना चाहिए या को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो लेट अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 को रखेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में a अपॉन में b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स हैं ये। ठीक है, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनमें आपस में मतलब कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, और यहाँ पे जो है a एंड b आर को प्राइम नंबर एंड b नॉट इक्वल टू 0 और b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, अंडर रूट 5 इक्वल टू a अपॉन में b। तो अगर मैं इसका इंटू यहां कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा b रूट 5 बराबर a। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा हमारे पास, b स्क्वायर मतलब 5b स्क्वायर। 5 कहां से आया, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करूंगा तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अच्छा इसके बाद इधर देखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास था दे रखा 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो इसका मतलब b स्क्वायर यहीं छोड़ दो, इसको इनटू में वहां जाके डिवाइड में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 5 का डिवाइड a स्क्वायर में कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 5 का डिवाइड a स्क्वायर में कर रहा हूं, आंसर मेरे पास b स्क्वायर आ रहा है। मतलब एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे कि 10 में अगर मैं 5 का डिवाइड करूंगा यहाँ पे क्या लिखूंगा 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 5 का डिवाइड 10 में दिया और आंसर 2 आया। तो इसका मतलब 10 जो है वो 5 से डिविजिबल है, ये तो मतलब हुआ। तो हम भी यहाँ पे ऐसे ही करेंगे कि देखिए 5 जो है a स्क्वायर से डिविजिबल, तभी तो b स्क्वायर आंसर मिल रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब a भी जो है 5 से डिवाइड होगा। अच्छा, तो इसका मतलब a जो है 5 से डिविजिबल है। अच्छा, तो अगर a जो है 5 से डिविजिबल है, मतलब सोचिए कि मैंने एक नंबर लिया 15 जो है 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 15 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 इंटू 3। अच्छा, अगर मैं लिख रहा हूँ कि 25 जो है 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 5, मतलब 5 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ, 5 इंटू कुछ ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर a जो है 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब a जो है वो क्या रहेगा 5 और उसका कोई मल्टीपल मतलब c। तो 5c मतलब जैसे हो सकता है a की वैल्यू 25 हो, 30 हो, 35 हो, ऐसा हो सकता है ना। तो इसका मतलब a बराबर जो है 5c है। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 कौन सी है यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, अब हम यहाँ पे ना a की वैल्यू रखते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यही है ना। तो 5b स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। तो जो चीज यहाँ इंटू है वहां जाके डिवाइड। तो b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर अपॉन में 5, तो 5 से 5 का कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर।
तो इस जो यहाँ 5 इंटू में वहां जाके डिवाइड में जाएगा, तो इससे आगे हम यहाँ पे करते हैं तो बी स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब है कि 5 जो है वो डिविजिबल है, मतलब बी स्क्वायर जो है डिविजिबल है 5 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अच्छा, बी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है, सो बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब बी भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बताओ? हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे बी इज आल्सो डिविजिबल। अब देखिए यहाँ पे हमने शुरू में क्या माना था कि ए और बी जो है को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि इनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 आ रहा है, सही है। बट यहाँ पे देखो कि ए जो है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है, ए 5 से डिविजिबल हो रहा है, बी भी 5 से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब वो को प्राइम नंबर कहाँ हुए? और में 1 के अलावा 5 भी तो कॉमन होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। कौन सी एजम्पशन? हमने जो कल्पना करी थी, हमने जो माना था कि ए और बी जो है आपस में को प्राइम नंबर, वो हमारी गलत हो गई। ठीक है, तो को प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब सो अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। और यही मुझे प्रूव करना था। हमने क्या माना था कि अंडर रूट 5 रैशनल नंबर है, जो कि हमारी जो एजम्पशन है वो गलत हो गई है। ठीक है, इसलिए वो हमारा क्या होगा? अंडर रूट 5 क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। ओके, एक बार देख लीजिए ढंग से। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if HCF of A and B equal to 12 and A cross B equal to 1800 then find the LCM of A and B। हम क्या करेंगे यहाँ पे? हमें गिवन है यहाँ पे HCF of A and B। तो A and B का जो HCF है वो 12 गिवन है, और A क्रॉस B गिवन है मुझे कितना? 1800। ओके, और तो मुझे जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है LCM ऑफ A एंड B। ये मुझे फाइंड करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या कि LCM इंटू HCF इक्वल टू A क्रॉस B। मतलब LCM किसका? LCM A और B का, और HCF भी किसका? A और B का। तो LCM इंटू HCF इक्वल टू A क्रॉस B। तो देखो LCM मुझे गिवन नहीं है, LCM इंटू HCF पता है 12 इक्वल टू A क्रॉस B कितना पता है? 1800। तो जो चीज़ें इंटू है वहां जाके डिवाइड। तो LCM इक्वल टू 1800 अपॉन में 12। तो हमारा LCM इसका डिवाइड जब इसमें करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत छोटा क्वेश्चन था पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ द 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। हमें क्या करना है? इस इक्वेशन के एक तो जीरोस निकालने, उसके बाद क्या करना है कि रिलेशन निकालना है इसके जीरोस और इसके कोफिशिएंट के बीच। अच्छा, जीरोस का मतलब क्या हुआ? जीरोस का मतलब x की जो दो वैल्यूज आएंगी ना, उनको हम सॉल्यूशंस कहते हैं या फिर जीरोस कहते हैं। ओके, और कोफिशिएंट किनको बोलते हैं? जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, x का कोफिशिएंट जो है -7 है, और ये कांस्टेंट टर्म है, तो इनके बीच रिलेशन भी निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या करेंगे? इस 6 का इंटू 3 के साथ करेंगे। तो 6 3 जा 18, तो 18 के फैक्टर करो, तो 2 से दूंगा तो 9 टाइम्स, फिर 3 से दूंगा तो 3, और 3 से दूंगा तो 1। तो ये जो 3 फैक्टर आए ना मेरे, इन तीनों को कुछ इस तरह से मैनेज करना है कि बीच में 7 आए। चाहे इन फैक्टर्स को
प्लस करके आए चाहे माइनस करके आए, पर आना 7 चाहिए। तो देखो मैं क्या करूंगा, 3 3 जा 9 और 2, तो 9 में से 2 गया तो 7 और 9 2 जा 18 भी होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी थी, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर माइनस, जहां पर 7 है ना वहां पे लिखूंगा मैं 9 माइनस 2 और बाहर से x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x, मतलब इस x का इंटू यहाँ, और माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस बना देगा 2x और साथ में इंटू भी, माइनस 3 इक्वल टू 0। ये शुरू का 2 और ये लास्ट के 2, तो शुरू के 2 में मुझे कॉमन दिख रहा है, एक तो 3 और एक x भी दिख रहा है, तो कॉमन लूंगा तो यहाँ से क्या बचेगा 2x, और माइनस यहाँ से कॉमन क्या है 3, यहाँ से 1 कॉमन है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहां पे 1 कॉमन लेते हैं, तो 2x माइनस 3। दोनों बॉक्स में देखो फिर सेम आ रहा है, तो 2x माइनस 3 और दूसरा आ रहा है 3x प्लस 1। तो एक बार इसे 0 रखेंगे और एक बार दूसरे को 0 रखेंगे, मतलब पहले वाले को इसको 0 रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x बराबर 3 अपॉन में 2। और एक बार इसे 0 रखूंगा तो देखो 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ रही है जो यहाँ प्लस है वहां जाके माइनस, तो माइनस 1 अपॉन में 3। तो इसके जो दो जीरोज आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, x इक्वल टू 3 अपॉन में 2 और x इक्वल टू माइनस 1/3। अब हम क्या निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इक्वेशन दे रखी है कितनी, 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3 इक्वल टू 0। हमारे पास एक ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की जगह क्या आ रहा है 6 आ रहा है, b की जगह क्या आ रहा है माइनस 7 आ रहा है, और c की जगह क्या आ रहा है माइनस 3 आ रहा है। कंपेयर किया ना मैंने, इससे आ रहा है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब जो इसके इस इक्वेशन के जो दो जीरोज हैं उनको मैंने अल्फा और बीटा माना, मतलब ये अल्फा और ये बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो होता है माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी अपॉन में ए। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा की जगह 3 अपॉन में 2, तो 3 अपॉन में 2 प्लस और बीटा की जगह माइनस 1 अपॉन में 3। तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 3 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 3 इक्वल टू, और माइनस और बी की जगह 7 अपॉन में ए की जगह कौन है 1, नहीं ए की जगह 6 है। ठीक है, ए की जगह 6, तो कितना आ रहा है माइनस 7/6। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 6। इसको 6 बनाने के लिए 3 का, तो यहाँ पे 3 का तो 9, इसको 6 बनाने के लिए 2 का तो 2, और इक्वल टू माइनस 7 अपॉन में 6। माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस नहीं ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ रहा है 7 अपॉन में 6 इक्वल टू 7 अपॉन में 6। ये देखो हमारा जो है रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो रहा है कि दोनों तरफ सेम आ रहा है। और अल्फा इंटू बीटा जो है वो होता है सी अपॉन में ए, तो अल्फा इंटू अल्फा की जगह क्या होगा 3 अपॉन में 2 और इसकी जगह माइनस 1/3, और सी की जगह कौन है बताओ, सी की जगह है माइनस 3 और ए की जगह कौन है 6। तो देखो जब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आएगा माइनस 1/2, और यहाँ से भी इसको सॉल्व करूंगा अगर तो यहाँ पे आ रहा है माइनस 1/2। तो ये रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो रहा है। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी। तो देखिए जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की जगह जो है हमारा 1 है, b की जगह माइनस 4 रूट 3 और c की जगह है 3।
हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन में ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस और माइनस का 4√3 अपॉन में ए की जगह कौन है 1, तो हमारे पास आ रहा है 4√3 अपॉन में 1। फिर अल्फा इंटू बीटा जो है वो गिवन है सी अपॉन में ए, तो सी अपॉन ए मतलब 3/1 इक्वल टू मतलब 3। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है किसकी, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा अलग और अल्फा इंटू बीटा अलग है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दीजिए, कितना आ रहा है 4√3 और माइनस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना है 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, छोटा क्वेश्चन था, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये एक थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशंस दी हैं इनको हमें एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब पहली जो इक्वेशन है वो है 7y + 3 - 2x + 2 = 14। इनका इनटू अंदर कर लेते हैं, तो 7y + 21 माइनस अंदर करेंगे तो 2x माइनस का 4 = 14। तो हमारे पास बन रहा है 7y माइनस का 2x और प्लस का 17 = 14, क्योंकि 21 में से 4 गया तो 17। तो 7y माइनस 2x = 14 माइनस 17, तो 7y माइनस 2x = -3। इसमें अगर मैं माइनस का इंटू कर दूं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस का और ये बन जाएगा प्लस का, तो 2x माइनस 7y = 3। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन जो गिवन है हमारे पास वो है 4y - 2 + 3x - 3 = 2। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका इंटू यहाँ करेंगे तो 4y - 8 + 3x - 9 = 2। तो 4y + 3x और माइनस का 17 = 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x + 4y = 19। ये बनी हमारी क्वेश्चन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे रखते हैं, देखिए कैसे, 2x - 7y = 3 और दूसरी इक्वेशन है 3x + 4y = 19। अब इनको मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, देखो इसमें मैं 3 का इंटू कर रहा हूँ, इसमें मैं 2 का कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो जब मैं 3 का इसमें करूंगा तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा और 2 का करूंगा 2 × 3 = 6 हो जाएगा, तो एक टर्म हमें बराबर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो करो, इसका यहाँ करूंगा तो 6x - 21y = 9, इसका यहाँ करूंगा तो 6x + 8y और = 38। साइन अपोजिट कर दीजिए, माइनस, इसका भी माइनस, इसका भी माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। ये आ रहा हमारे पास माइनस का 29y = इसमें से इसको माइनस करूँ क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है ना, तो माइनस होगा। 38 में से 9 गया तो माइनस का 29, तो y = माइनस का 29 अपॉन में माइनस का 29, काट के कितना आ रहा है 1। तो हमारी जो y की वैल्यू है वो 1 आ रही है। बस y की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो पहले में रख देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1। तो पहली इक्वेशन में रख देते हैं, तो देखिए 2x - 7y = 3 था, ठीक है, 2x - 7y = 3। तो रखो यहाँ पे 2x - 7 × 1 = 3, तो 2x - 7 = 3, तो 2x = 10, क्यों, ये माइनस है तो आ जाएगा प्लस, तो x = 5। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू हमारी 1 आ रही है। ओके, ये जो मेथड है ये एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है x और y में से किसी एक को एलिमिनेट करना। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, इसको एलिमिनेट किया, सिर्फ y की वैल्यू रखी, फिर y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये दो इक्वेशंस गिवन है और ये कह रहा है कि के की वैल्यू निकालनी है जबकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है इसके। तो किसी भी इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं? जब हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन जो गिवन है यहाँ पे वो गिवन है kx प्लस 5y माइनस के माइनस 3 और दूसरी इक्वेशन है 12x प्लस 10y माइनस के इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन गिवन है। तो हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है? a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 अगर बराबर हो तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। पर ये क्वेश्चन में ये पूछ नहीं रहा है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या नहीं है, वो खुद बता रहा है कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? सीधे इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं या इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। a1 है हमारा k, a2 है हमारा 12, b1 है 5, b2 है 10, c1 है k माइनस 3 और c2 है k। विद साइन लेंगे वैसे माइनस k माइनस 3 और माइनस k। ठीक है, तो a1 देखते हैं। a1 की जगह हम रखेंगे k अपॉन में 12, b1 की जगह 5 अपॉन में 10 और c1 की जगह माइनस k माइनस 3 अपॉन में माइनस का k। माइनस से माइनस कैंसिल, तो मैं पहला और दूसरा ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो k अपॉन में 12 इक्वल टू 5 अपॉन में 10, इन दोनों को लेता हूँ तो इसका इंटू यहाँ करूँगा तो 10k बराबर 12 इंटू 5। अच्छा, जो चीज़ यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 10k बराबर 60, क्योंकि 12 5 जा 60 और k की वैल्यू कितने आ रही है? 60 अपॉन में 10, तो मतलब k की वैल्यू 6। तो हमारी k की वैल्यू कितनी आ रही है? 6। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दो लीनियर इक्वेशन गिवन है और इसमें हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है जबकि इन दोनों इक्वेशन के नो सॉल्यूशन है। तो जब कभी भी हमारे पास किसी भी दो लीनियर इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होते हैं तो हमारे पास कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है वो होती है a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन। और हमारे पास किसी भी लीनियर इक्वेशन के नो सॉल्यूशन कब मिलते हैं? जब दो पैरेलल लाइन होती है, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन होंगी वो आपस में कभी मिलेंगी ही नहीं, तो इसका मतलब उनके सॉल्यूशन भी नहीं मिलेंगे। सिंपल सी बात है। तो ये तो हमें पता है कि ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। तो a1 की जगह हम रखेंगे अल्फा अपॉन में a2 की जगह 12, b1 की जगह 3 अपॉन में अल्फा और नॉट इक्वल टू c1 की जगह अल्फा माइनस 3 अपॉन में अल्फा। हम इन दोनों को ले लेते हैं बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो अल्फा अपॉन में 12 इक्वल टू 3 अपॉन में अल्फा, इसका इंटू यहाँ कर देते हैं हम, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 36। ओके, तो जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ अंडर रूट लगेगा 36। तो इसका मतलब हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है प्लस माइनस कितनी? 6। ओके, अब डिपेंड करता है कि ये किस पे डिपेंड, मतलब ये सॉल्यूशन किसके लिए वो सही बैठता है। जैसा अगर मैं प्लस 6 लूँ तो प्लस 6 लेने से क्या होगा? 6 अपॉन में 12 और 3 अपॉन में 6। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे 6 रखूँ तो 6 अपॉन में 12 और 3 अपॉन में 6, तो हमारे पास क्या बैठ रहा है? 1/2 और यहाँ पे भी 1/2। ये तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जो है माइनस लूँ तो देखो माइनस 6 अपॉन में 12 इक्वल टू 3 अपॉन में माइनस 6, तब भी ये माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 1/2 फिट बैठ रहा है। यहाँ पर देखिए नॉट इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर देखिए कितना रखूँ?
अगर मैं यहाँ अल्फा की जगह 6 रखूँ तो 6 माइनस 3 अपॉन में 6, तो मतलब 3 अपॉन में 6, जो कि हमारा 1/2 आ रहा है। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो नॉट इक्वल टू कहाँ हुआ फिर? तो इसका मतलब जो हमारी सही वैल्यू है अल्फा की वो हमारी कितनी आ रही है? -6। -6 रखने से काम बन सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं -6 रखूँ ना तो कितना? -6 और -3 अपॉन में -6, तो मतलब -9 अपॉन में 6। और बिल्कुल ये सही बैठ रहा है, क्योंकि माइनस इन दोनों का आंसर वो नहीं आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू यहाँ पे फिट बैठ रहा है। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू हमारी क्या होगी? -6 होगी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें इसके रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे? देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो गिवन है हमें, क्या देख लेते हैं यहाँ पे। ये इक्वेशन गिवन है x + 1 अपॉन में x - 1 प्लस x - 2 अपॉन में x + 2 और इक्वल टू में 3। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो यहाँ करो x + 1 के साथ इंटू हो रहा है x + 2 का, फिर प्लस ये वाला बीच में, और x - 1 का इंटू x - 2 के साथ अपॉन में इन दोनों का नीचे x - 1 और x + 2 इक्वल टू में 3। चलिए इंटू करते हैं। x का x के साथ करूंगा तो क्या बन रहा है हमारा? x² प्लस इस x का 1 के साथ करूंगा तो x, 2 का x के साथ करूंगा तो 2x, और 2 का 1 के साथ करूंगा तो 2, फिर प्लस x का x के साथ करूंगा तो x² माइनस इसका यहाँ करूंगा तो x, फिर इसका इधर करूंगा तो माइनस का 2x, और 2 का इसके साथ करूंगा तो प्लस का 2 अपॉन में इन दोनों का नीचे x² माइनस x प्लस का 2x और माइनस का 2 इक्वल टू में यहाँ पे क्या चल रहा है? 3। अब देखिए x² और x² कितने हो गए हमारे पास? 2x², और x कितने हो रहे हैं? देखो 2x और x 3x और 3x, ये पूरा पूरा कट रहा है। देखो कैसे x से x कट रहा है, 2x से 2x कट रहा है, और हमारे पास बच रहा है 2 और 2 4, तो प्लस का 4 अपॉन में, देखो यहां से कैसे बन रहा है? x² और प्लस का x हो जाएगा, क्यों? 2x में से एक x गया तो x, और माइनस का 2 इक्वल टू 3। अब हम कैसे करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो करते हैं, इस तरफ करते हैं आगे। तो हमारे पास क्या था? 2x² प्लस 4 और इक्वल टू, मैंने क्या कहा था? इसका इंटू यहाँ करेंगे, तो 3 का x² के साथ करूंगा तो 3x², फिर 3 का x के साथ करूंगा तो प्लस का 3x, और 3 का यहाँ करूंगा तो माइनस का 6। एक काम करते हैं, इसको भी ना इधर ही ले आते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा 3x² प्लस 3x माइनस 6 पहले से था, इसे उठाऊंगा तो माइनस का 2x² और माइनस का 4 इक्वल टू 0, मतलब इस तरफ 0 बच गया। 3x² में से 2x² जाएगा तो x², 3x और माइनस का कितना? 10 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो बन गई है, ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि बीच में जो है 3 आए। तो कैसे कर सकता हूँ मैं? x² प्लस इस 3 की जगह लिख सकता हूँ मैं 5 माइनस 2, और बाहर से x माइनस 10। क्यों? 5 में से 2 गया तो 3 भी बनता है, और 5 2 से 10 भी बनता है। इस प्लेट में मिडिल टर्म वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो x² प्लस 5x माइनस का 2x और माइनस 10, तो इन दोनों में कॉमन है हमारे पास x, तो अंदर बचेगा x प्लस 5, इसमें से 2 कॉमन ले लो -2, तो x प्लस 5। तो हमारे पास x प्लस 5 और दूसरा हमारे पास x माइनस 2, तो रखो इसे 0, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तुम्हारा x बराबर -5, और x माइनस 2 बराबर 0 रखूंगा तो कितना आ रहा है? x इक्वल टू 2। तो ये हमारे 2 सॉल्यूशन आ गए इस इक्वेशन के। ओके, आई होप कि समझ में आ रहा है आप लोगों के। चलिए देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के नेचर पता करना है। नेचर पता करना है, डिस्क्रिमिनेंट पता करना है, ठीक है, कि किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इमेजनरी हैं या रियल हैं, या रियल भी है तो कैसे, इक्वल हैं या डिस्टिंक्ट हैं, ये पता करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो कंपेयर कर लेते हैं हम इसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारे पास a बराबर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, b बराबर आ रहा है -6 और c इक्वल टू आ रहा है 3। ये तो सबको पता है ना कंपेयर कैसे करना है, a की जगह 2, b की जगह -6, c की जगह 3। अब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d, वो क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर कभी भी d की वैल्यू, अगर इफ d जो है अगर बड़ा आता है 0 से, तो उसके जो रूट्स होते हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, डिस्टिंक्ट, सही है। सेकंड कंडीशन हमारे पास, इफ d की वैल्यू अगर 0 आती है तो उसके जो रूट्स होते हैं वो रियल और इक्वल होते हैं। और अगर d की वैल्यू, इफ d की वैल्यू अगर छोटी आती है 0 से, तो उसके इमेजनरी रूट होंगे, इमेजनरी रूट्स, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था वो गिवन था हमारे पास कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि a बराबर हमारा 2 आ रहा था, b बराबर -6 और c इक्वल टू 3। तो रखो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए b की जगह क्या रखूंगा, -6 का होल स्क्वायर, -4a की जगह 2, c की जगह 3। तो 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो कितना आ रहा है 12। तो d की जो वैल्यू है वो 12 आ रही है, मतलब पॉजिटिव आ रही है। तो पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब d की वैल्यू पॉजिटिव, जब d जो है 0 से बड़ा होता है तो उसके रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, ओके। चलिए सेकंड वाला देखते हैं, हमारे पास सेकंड वाला क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए जब कंपेयर करूंगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 3, b बराबर माइनस का 4 रूट 3 और c की जगह 4। तो इससे आगे इधर देखते हैं, तो क्या करेंगे, d की वैल्यू रखेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताओ d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कौन है 3 और c की जगह कितना है 4। ये देखो c की जगह कितना है 4। तो रखो 4 का हो जाएगा 16 और 16 3 जा 48 माइनस 4 3 12 और 12 चौक 48, मतलब 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। तो 48 में से 48 गया 0। तो d की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। इसका मतलब जो उसके रूट्स होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे, ओके। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल आता है एग्जाम में, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हर साल एग्जाम में आता है। मैं अधिकतर ऐसे क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ जो हर साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और जो हर साल आते हैं, ठीक है। भले ही क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा कम होगा, मैं मानता हूँ, पर यहाँ पे सारे क्वेश्चन ऐसे रखे गए हैं जो मतलब बहुत इजी भी हर कोई बच्चा कर लेगा और उसे हर साल मतलब आते हैं वो क्वेश्चन, ओके। अगर मैं थोड़ा हार्ड क्वेश्चन डालूंगा तो शायद जो और बच्चे हैं जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये सबके लिए ही सही है, ओके। फिर भी अगर जो आने वाले पार्ट हैं उनमें मैं कुछ थोड़ा लेवल क्वेश्चनों को बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज की जो वीडियो है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और आने वाली जो वीडियो होंगी उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी आए हुए हैं, ओके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।